गुप्तचर विभाग से थोड़ा आगे। तो आज देखते हैं पार्ट 2 हिस्ट्री का पार्ट 2 क्लास 11 का। गियाउद्दीन बर्नी के अनुसार राज्य क्या है? गियाउद्दीन मांग बर्नी ये कब आया हुआ था भारत में? तो आया हुआ था इल्तुतमिश के समय। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश भारत में शासन किया था 1210 से लेकर 1236 तक। इसी के बीच में जियाउद्दीन मांग बर्नी भारत आए हुए थे। ठीक है, और कहाँ से आए हुए थे? ये आए थे मंगोल से। कहाँ से? मंगोल। मंगोल का एक शासक बहुत खतरनाक इसके पीछे पड़ा हुआ था। मंगोल के शासक का नाम था चंगेज खान और इनके पीछे पड़ा हुआ था। ये भागते भागते यहाँ पर आते हैं, शरण लेते हैं और वहीं पर देखते हैं कि राज्य को कैसे संभाला जा रहा है और राज्य कैसे विस्तारित हो रहा है, यानी स्टेट कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है। पहले जनपद होते थे, फिर क्या बने? महाजनपद बने और उसके बाद राज्य लोग राज्य के सेना, राज्य की सेना के साथ मिलते हुए वो राज्यों को अलग अलग तोड़कर उसको विस्तार करना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी, पूरा नाम क्या था? जियाउद्दीन मांग बर्नी। फतवा ए जहांदारी और दिल्ली सुल्तानों के अधीन ये काम करते थे, यही थे जियाउद्दीन मांग बर्नी। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट मुस्लिम टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। के साथ बॉर्न इन आर्टिस्टोटिक्स मुस्लिम फैमिली में ये जन्म हुआ था इनका। वर्क एट नदीम कंपेनियन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक फॉर 17 ईयर्स। ठीक है, 17 साल तक। वेल एजुकेटेड इन द इस्लाम थियोलॉजी एंड द हिस्ट्री। वेल एजुकेटेड थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे, जो कि वेल एजुकेटेड थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। तो इन कहाँ से आ गया रे आवाज? जियाउद्दीन बर्नी जो था इनका, ये जो भारत में रहते कब से? 1285 लेके 1357 तक। ये भारत के एरिया के बारे में क्या करते हैं? लिखते हैं कि राज्य कैसे कैसे विस्तारित हुआ था। राज्य की प्रकृति जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, जो कि उनकी पुस्तक कौन सी है? फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी, देखो इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। फतवा ए जहांदारी एंड द नेचर ऑफ द स्टेट अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय, ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के समय राज्य कैसे विस्तारित हो रहे थे उसके बारे में किताब, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? जियाउद्दीन मांग बर्नी की किताब फतवा ए जहांदारी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में टोटल जो जानकारी हम लोग को मिलती है इस भी किताब से मिलती है और बहुत सारी किताबें उनसे भी मिलती है। ठीक है, तो ये किताब वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है, फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी में दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत भारत में कब चला था? 1206 से लेकर 1200 1800 नहीं, 1206 से लेकर 1526 तक चला था। क्या चीज? दिल्ली सल्तनत। जिसमें से 5 को क्या आए थे? वंश आए हुए थे। क्या 5 गो वंश बताए थे? 5 गो वंश नहीं बताए? गुलाब खिले तो सांस लो, वही तो है पूरा का पूरा। क्या चीज? दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लास्ट में कौन सा वंश था? लोधी वंश था। कौन सा वंश था? लोधी वंश था। समझ में आ गया? कौन सा वंश था बाबू? ठीक है, ये आवाज कौन लगा दिया? लगाए हैं सही में, ताकि आप लोग का ध्यान यहाँ पे रहे, कहीं ध्यान इधर उधर चल जाता है ना, तो आवाज सुन के फिर इधर आ जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से लेकर 1357 एक प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के राज दरबार में भी रहे थे, लेकिन आए कब तक थे? इल्तुतमिश के समय। तुगलक वंश तक रहे थे हुए। ठीक है, तुगलक वंश तक। उनकी प्रमुख पुस्तक तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, और पहली पुस्तक के उसमें मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक पहलुओं की समीक्षा करते हुए गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के प्रथम 6 वर्षों के शासन व्यवस्था तक क्या किए थे? अद्भुत वर्णन किए। ठीक है, तो किसके किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के समय आए हुए थे, लेकिन वहां से भगा दिए गए। इल्तुतमिश नहीं रख पाया क्योंकि मंगोल का शासक कौन पीछे पड़ा हुआ था? चंगेज खान। चंगेज खान बहुत खतरनाक था, इसलिए इसके पीछे पड़ा था, लेकिन ये इधर उधर भागते फिर रहे थे। भारत में फिर आए किसके समय? भारत में फिर आए किसके समय आए थे? भारत में किसके समय आए हुए थे फिर? फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक, तो उसमें राज दरबार में रहा था। उनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। दो पुस्तक का नाम याद रखना है, तारीख ए फिरोज शाही और एक तो फतवा ए, कहा गया? फतवा ए जहांदारी। क्या इन्होंने समीक्षा किया किसके बारे में? गयासुद्दीन बलबन से लेकर तुगलक वंश तक। क्या तो तुगलक में कौन कौन से? 2 सबसे खतरनाक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। क्या गयासुद्दीन तुगलक और समझ में आया? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना किया था।
उसके बाद वो मारे गए तो फिर कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT कहा जाता है शॉर्ट ट्रिक में, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसमें इन पुस्तक के धर्म के प्रधान और राज्य के प्रधानों के बीच में व्यक्तिगत संबंधों का प्रकाश डाला है। उनके अनुसार धर्म और सरकार दोनों जुड़े हैं। धर्म हो चाहे गवर्नमेंट हो, रिलीजियंस हो चाहे गवर्नमेंट है, दोनों क्या है? बहुत एकदम जुड़े हैं। और एक आधार पर धार्मिक गुरु और सरकार के प्रधान दो जुड़े आते हैं। फतवा जहानदारी में मुस्लिम शासक वर्ग द्वारा जारी किए गए राजनीति आदर्शों का भी वर्णन किया गया है। फतवा जहानदारी में कैसे मुस्लिम शासक कैसे देश पे कब्जा करके राज्यों को चलाते थे, उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, यह है उनकी पुस्तक द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उनकी पुस्तक है ये, मोहम्मद हबीब है जो इसमें बैठ रहा है, बार बार हटा दे रहा। अफसर उमर सलीम खान और मोहम्मद हबीब की ये लिखी हुई, तब उसको चेंज किया हुआ है, जैसे उसके ऊपर का डिजाइन बनाया, लेकिन ऐसा ही है जो किताब द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत के बारे में किताब में मिलती है। शासक फतवाए जहानदारी, यही है। दिल्ली सल्तनत राज्य में, दिल्ली सल्तनत के राज्य प्रकृति में, द नेचर ऑफ द स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में, अभी बताए 1206 में। इसमें सबसे पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या ऐबक जो था वो क्या था? गुलाम था। और किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और इस सत्ता के आने के बाद, परंतु इस समय तक दिल्ली सल्तनत गजनी के शासकों की नियंत्रण में तो नहीं हो सका था। इसके वजह से सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर गजनीवाद का प्रभाव समाप्त हो गया था। 1206 से लेकर 1210 तक का शासन चला तो किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन ये वास्तविक शासक नहीं माना जाता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश का वास्तविक शासक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने फतवा ये लिया था, खिलाहत लिया था। खिलाहत मतलब एक सर्टिफिकेट होता है जो ईरान से लिया जाता है, ठीक है, ईरान से। और खलीफाओं से लिया जाता है खिलाहत। खिलाहत एक सर्टिफिकेट है कि ईरान के खलीफाओं से लिया जाता था, अफगानिस्तान वगैरह के उधर पे जो खलीफा होते थे उनसे लिया जाता था। तभी वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा ही क्या संभालता था? राज्य को संभालता था। राजा ही किसको संभालता था? राज्य को। इसके बाद इस काल में सुल्तान पर इस्लाम चिंतन और परंपरा का प्रभाव पड़ने लगा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत का राज्य धर्म पर आधारित राज्य होते थे। इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया था, इल्तुतमिश को। बाकी ये सुल्तान नहीं था, क्या ये अभी भी क्या था? गुलाम था। और गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। क्या है? रजिया सुल्तान, याद रहेगा। इतिहासकार सतीश चंद्र का क्या कहना है? इतिहासकार सतीश चंद्र का कहना है कि दिल्ली सल्तनत को धर्मतंत्र नहीं माना गया है, क्योंकि पुरोहित वर्ग के कार्यों ने कभी भी सुल्तानों को परेशान नहीं किया था। पुरोहित कुल के जो होते थे, सबसे उच्च जाति के जो ब्राह्मण जाति के होते थे, वो लोग कभी भी इन लोगों को परेशान नहीं किए। दिल्ली सुल्तानों को, दिल्ली पे बैठे सुल्तानों को, उन लोगों ने अपने मतलब कि धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए राज्य का क्या हो गया? विस्तार होना चालू हो गया। और साथ साथ जहां जहां हिंदू मुस्लिम थे, जहाँ पे मुस्लिम थे उन लोग को छोड़ दिया गया, और जो हिंदू थे और जो सनातनी धर्म को मानते थे, उन लोग का धर्म परिवर्तन कराना चालू कर दिया गया था। और औरंगजेब तक आते आते धर्म परिवर्तन पूरा बढ़ गया। ठीक है, पूरा बढ़ गया था। सुल्तानों को परेशान नहीं किया करते थे। उसके अनुसार, अब इनके अनुसार औपचारिक रूप से राज्य का चरित्र इस्लाम था। मतलब अगर हम लोग राज्य में देख लें तो हर एक राज्य में केवल क्या बसे हुए थे? इस्लाम बसे हुए थे। लेकिन तुगलक वंश के समय दो गो राज्य अलग हो गए। एगो था विजयनगर साम्राज्य और एगो था बहमनी साम्राज्य। क्या है? विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य कैसे तुगलक वंश से अलग हुए हैं, ये सेमेस्टर 3 में पढ़ना है कि नहीं आया? यहीं से देखो चालू है, यहीं से। ये केवल थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिए कि भाई इसके बाद राज्य का चरित्र इस्लाम था। पूरा राज्य में क्या फैला हुआ था? इस्लाम फैला हुआ था। कौन समय होता है रे? जब मन तब। हाँ? भाई क्लास चालू हो जाता है फिर तुम लोग आता है, जल्दी बैठ। इतना किस बात का टेंशन है? हो जाता है। टेंशन ये रखो कि नहीं हमको पढ़ने जाना है। तथा यह शासन पदानुक्रम पर आधारित था। इस समय कोई लिखित कानून या संविधान नहीं होता था। क्या कहना है कि राज्य के अंदर कोई कानून नहीं होता था। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कानून पढ़ रहे थे ना। तो राज्य के अंदर इस समय, किस समय? दिल्ली सल्तनत के समय कोई भी कानून, लिखित कानून नहीं होता, खाली बोल के बता दिया जाता। देखो, इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था कि राज्य के अंदर ना विद्रोह हो चुका था, क्योंकि इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बेटा
इल्तुतमिश का बेटा योग्य नहीं था राजा बनने के लिए, इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने ही समय में राजा घोषित कर दिया था रजिया सुल्तान। लेकिन 40 तुर्क सरदारों ने कहा था, जो इसने बनाया था 40 तुर्क सरदार, किसने? इल्तुतमिश ने बनाया था। उन्होंने कहा कि राज्य में क्या के कोई एक महिला हमारा शासन करेगी, एक महिला शासन नहीं कर सकती। लेकिन वो महिला क्या थी? योग्य थी। इसलिए उसने एक प्रावधान भी रखा था, लिखित नहीं, खाली बोल दिया था कि अगर किसी को न्याय चाहिए, न्याय, अगर छोटा-मोटा न्याय चाहिए, शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा पहन के मस्जिद के पास आके क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। उनके साथ क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। और बहुत बड़ा अगर न्याय चाहिए तो आप क्या करिए? आप मेरे पास सीधे आ जाइए। मेरे पास जंजीर है, ठीक है? मेरे पास क्या है वो, क्या कहते हैं उसको? जेल भी है। इसके साथ न्याय, जो भी गड़बड़ किया है उसको एकदम जेल में ढकेला जाएगा और खूब मार मारा जाएगा। ये भी बात, लेकिन ये क्या था? लिखित कानून नहीं था, केवल बोल के कानून था। बोले हुए बात पर कितना जन भरोसा कर पाएगा? ठीक है? बोला हुआ बात तो जल्दी से मिट सकता है, लेकिन लिखित बात तो जल्दी नहीं मिट पाएगा। इसलिए हम आप लोग को लिखवाते हैं क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है? अभी बोल देंगे भूल जाओगे। देखो अभी तक कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाए हैं, लिखवाए हैं क्या? इसलिए भूल जा रहे हो तुम लोग। कितना दूर तक पढ़ाई हुआ है, कितना दूर, तो मत आगे बढ़े। क्या है रे? टाकटुक टाकटुक। दिल्ली सल्तनत के शासन तंत्र के स्वभाव की जानकारी देने वाले ग्रंथों में कौन है? फरक ए मुदब्बिर की पुस्तक आदाब उल हर्ब व सुजात, राजाओं के रिवाजों और प्रजा का शासन, मतलब इस पूरा लिखा हुआ है आदाब उल हर्ब। ठीक है? ऐसा लग रहा है हमको उर्दू पढ़ना पड़ेगा। आदाब उल हर्ब व सुजात, ठीक है? ये किताब के नाम है और उसमें लिखा गया है राजाओं के रिवाजों और प्रजा का शासन, भूमिका प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि यह पुस्तक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 का था। सम्मान में लिखी गई पुस्तक 36 अध्यायों में बटी हुई है। चैप्टर्स कितने हैं? 36। प्रारंभिक 12 अध्याय सुल्तान के सद्गुणों के बारे में बताया गया है। 12 को जो उदाहरण है ना, सुल्तान के किसके बारे में? सद्गुणों और कर्तव्यों का वर्णन करते हुए उन गुणों का भी वर्णन करते हैं जो राज अधिकारियों में होने चाहिए। मतलब राजा के पास एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राजा के पास एक मंत्रिमंडल होना चाहिए, राजा के पास एक गुप्तचर विभाग होना चाहिए, कैबिनेट्स होने चाहिए, तब एक राजा राज्य को बना पाएगा। साथ साथ बाकी के 28, देखो इधर पे कितने हो गए? 12 हो गए और 28 कितने हो गए? 36 हो गए। 12 28 36, 36 अध्याय पूरे थे उसके किताब में। और युद्ध के विभिन्न पहलुओं को, युद्ध की रणनीतियों का वर्णन किया जाता है। युद्ध के विभिन्न विभिन्न नीतियों को भी। ये लोग टोटल के टोटल किस में थे? प्लेटो के शासक वर्ग में पूर्ण अभिभावक तथा सैनिक वर्ग थे। यानी उनको कहते थे कि कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक सैनिक वर्ग होना चाहिए। सैनिक मतलब तो आर्मी होनी चाहिए। ये दो गो चीजों से आप क्या कर सकते हैं? पूरे राज्य को कवर कर सकते हैं। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ठीक है? प्लेटो के अनुसार सुनो, प्लेटो के अनुसार शासक वर्ग के लिए ना तो कोई कुटुंब होगा, यानी कि ना कोई फैमिली मेंबर। कुटुंब का मतलब ठीक है, कुटुंब का क्या कहते हैं उसको? हाँ, अतिथि।
अतिथि समझते हो? मेहमान, मेहमान समझते हो? बोलो क्या कहते हो उसको? हैं? गेस्ट कहते हैं। तो ना कोई कुटुंब होना चाहिए और ना ही संपत्ति की व्यवस्था, द पैसा, इकोनॉमिक पावर। अच्छे पुरुषों का संबंध समाज की उच्च स्तर की स्त्रियों के साथ बने ऐसे राज्य का कर्तव्य है। उसमें समाज अच्छे लोगों की उत्पत्ति होगा और साम्यवादी व्यवस्था में प्लेटो में आदर्श राज्य की एक विशिष्टता है। प्लेटो में अपना दिया हुआ। प्लेटो का मानता है कि जिस प्रकार शिल्पी कला की सामग्री सीमित होती है, यानी एक शिल्प बनाने वाला जो होता है, शिल्प 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 मतलब जो पत्थरों पे नक्काशी करता है, वो अगर बनाने वाला कला की सामग्री सीमित है, जबकि दार्शनिक कलाकार की निर्माण सामग्री असीमित है। दार्शनिक जो भी होते हैं ना, जो उच्च वर्ग के देखने जाते हैं, दार्शनिक वो होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो सर्वे करते हैं, सर्वे। उनका ना दार्शनिक जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ऊपर लेवल का होता है, वो भविष्य का सोचते हैं। कैसे वो लोग अपने संपूर्ण, देखो एक कला बनाने वाले के पास शिल्पियां क्या है, निश्चित है, और उसके पास सामग्री क्या है, सीमित होती है। लेकिन एक दार्शनिक के पास सामग्री जो होती है वो सीमित असीमित, पूरा दूर तक फैला हुआ है। संपूर्ण मानव और संपूर्ण ब्रह्मांड दार्शनिक की कला के निर्माण सामग्री है। संपूर्ण मानव और संपूर्ण ब्रह्मांड, तब ये दार्शनिक लोग रहते हैं। अरे प्लेटो क्या थे, एक दार्शनिक, ठीक है। अर्थात लॉज में उन्होंने कहा है अपनी पुस्तक द लॉज, पुस्तक का नाम है, प्लेटो की पुस्तक का नाम द लॉज। द लॉज में उन्होंने राज्य के संबंधों में कानून की स्थिति में विश्लेषण किया है कि कानून राज्य और प्रजा दोनों पर लागू होता है। जो कानून होता है यानी कि जो लॉ है, वो राज्य पे भी यानी स्टेट पे भी, और साथ साथ प्रजा, प्रजा अगर कानून के भीतर रहेगी तभी राज्य चल पाएगा, ठीक है। प्लेटो कहता है कि नगर में 5040 परिवार होते थे और प्रत्येक परिवार के पास निश्चित भूमि का क्षेत्र होता था। सबसे लायक बच्चे को जमीन मिलती थी और अतिरिक्त बच्चों को उन परिवारों को दे दिया जाता था जिसमें सदस्यों की संख्या कम थी। क्या कहना है द लॉज में कि जिनके पास सबसे ज्यादा क्या था, जमीनें थी, वो जो सबसे योग्य व्यक्ति था उनको दे दिया जाता था, और जो नहीं योग्य थे उनके लिए बस अतिरिक्त बच्चों के उन पर परिवार को दे दिया जाता था। अतिरिक्त बच्चों को, जो योग्य होता था उसका साम्राज्य में उस राज्य का हिस्सा क्या होता था, उसके पास चल जाता था, और जो योग्य नहीं है उनके बच्चों को दे दिया जाता था। ले लो भाई तुम। इस तरीके से परिवार का बंटवारा होता रहता था। इसमें परिवारों को दिया जाता था जिसमें सदस्य की संख्या कम थी। नगर की जनसंख्या बढ़ने पर नए स्थान पे जाने की योजना बनती थी, ठीक है। नया नगर बसेगा तो नए जगह पे जाने की योजना भी बनेगी, ठीक है। उन्हीं के प्लेटो के ही कौन है, एक चेले हैं, नाम क्या है, अरस्तु। तो अरस्तु के माता पिता प्रकृति के वैज्ञानिक खोज से प्रभावित थे। अरस्तु के पिता एक चिकित्सक थे। उनके कार्यशैली पर वैज्ञानिक विचारकों के लिए विद्यमान थे, और अतः अरस्तु को पैतृक विरासत में वैज्ञानिक स्वभाव प्राप्त हुआ था। पैतृक मतलब क्या होता है, पिता माता से जो मिला हुआ ज्ञान है उसी, ठीक है। तो अरस्तु देखो, पिता का नाम था निकोमैकस, ठीक है। पिता का नाम क्या था, निकोमैकस। गुरु का नाम था प्लेटो। शिष्य कौन थे, सिकंदर महान के शिष्य, इनके जो शिष्य थे वो सिकंदर महान। और पुत्र का नाम था नेकोमैक्स, नेकोमैक्स। पिता का नाम था निकोमैकस, ठीक है। अरस्तु के पिता का नाम क्या था, निकोमैकस। गुरु कौन थे, प्लेटो, जो अभी पढ़ा है प्लेटो के बारे में। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का मतलब धारणा कितनी की है, 5040, ठीक है। और जो योग्य होते थे उनको राज्य दे दिया जाता, जो योग्य नहीं होते थे भाई उनके लिए दूसरा कोई जगह पे आप क्या हो जाइए, स्थानांतरित हो जाइए, ठीक है। अच्छा, शिष्य कौन थे, सिकंदर महान। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता था, 326 ईसा पूर्व यहाँ पे आए थे भारत में, ठीक है। लेकिन भारत के ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। पुत्र कौन था, नेकोमैक्स, ठीक है। पुत्र थे इनके नेकोमैक्स, याद रहेगा। अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में क्या कहा जाता है, अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में, अरस्तु ने अपने विचारों के आधार पर यह प्रतिपादित करता है कि राज्य एक ऐसा समुदाय है, संघ है, जिसका अपना एक विकास क्रम होता है। राज्य एक ऐसा चीज होता है जहां पे हमेशा क्या होते रहते हैं, विकास होते रहते हैं। जैसे हम लोग का एक राज्य, कौन सा राज्य, कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल राज्य। इसमें एगो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या ना। इस डिस्ट्रिक्ट में हमेशा विकास होते रहता है। परिवार मिलकर ग्रामों का निर्माण करते हैं, और जब ग्राम के समुदाय बनते हैं तो राज्य की उत्पत्ति होती है। मतलब एक जगह पे ग्राम बनेगा और ग्राम से क्या बनेगा, राज्य। एक जगह टाउन बनेगा, टाउन से बन जाएगा स्टेट, ठीक है। राज्य समरूप व्यक्तियों के श्रेष्ठ जीवन के प्रति के लिए स्थानांतरित। अरस्तु के अनुसार परिवार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की और ग्राम उसकी आर्थिक व धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य जो होता है, अरस्तु के अनुसार परिवार मनुष्य की शारीरिक
प्रावधानों को यानी आवश्यकताओं को पूरा करता है शारीरिक, ठीक है। और साथ साथ आर्थिक होता है कब, जब उसके ग्राम और उसकी आर्थिक पर आर्थिक कब होता है, आर्थिक व धार्मिक आवश्यकताओं को पूरी करता है कौन, ग्राम। आप जिस टाउन पे बसे हुए हो वहां पे राज्य भी क्या करता है, काम करता है, राज्य के लोग भी काम करते हैं, राज्य के अंडर बसे हुए नेता भी काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, वो आपके आर्थिक और धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अच्छा, राज्य एक नैसर्गिक मानव अधिकार संस्था है। अरस्तु सोफिस्ट विचारकों के विपरीत राज्य को एक नैसर्गिक संस्था मानते हैं। अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को विवेक एवं संवाद की शक्ति प्रदान की है। विवेक यानी नॉलेज, ठीक है, और संवाद मतलब बातचीत, ठीक है। विवेक और संवाद के कारण मनुष्य पशु पक्षियों से भिन्न है। इससे अलग वह समुदायों का निर्माण करता है कि नहीं, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स का निर्माण करता है अलग से, पशु पक्षियों से भिन्न है। अच्छा, पशु पक्षी भी क्या करते हैं, एक अलग तरीके से अपना निर्माण करते हैं राज्य का, अपना एक राज्य का। जैसे कौवा कहीं पे बसा हुआ तो पूरा कौवे के साम्राज्य है कि नहीं है, पूरा कौवा का राज्य है। अगर कहीं पे हंस वगैरह बसे हुए तो पूरा हंसे का राज्य है, देख लेना, होता है कि नहीं। अच्छा, एक जगह पे कहीं पे मछली है तो उस मछली के जगह पे और भी बहुत सारी उसे ही मछलियां पाई जाएंगी, उनका पूरा क्या है, एक साम्राज्य है। वैसे ही एक पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे लोगों की ही जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है। यहाँ पे अनपढ़ है, वहां पे अनपढ़ खाली बसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा एरिस्टोटल के बारे में लिख दिए हुए हैं कि जनसंख्या क्या होती है। आदर्श राज्य के लिए अरस्तु इन जनसंख्या आवश्यकता मानता है। आकार अर्थात मात्रा में ना अधिक होकर ना ही कम होकर, मतलब एक राज्य को बनाने के लिए जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण है, एरिया सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें अतः अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन, ठीक है। एक आदर्श राज्य बनाने के लिए पॉपुलेशन के होना। इंसान का जीवन तभी सफल है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे, तभी जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं जीवन सफल होगा, ठीक है। थॉमस कॉनवेल ये नवीन राजतंत्र के एक मतलब राजा कैसे बनेगा, नवीन राजतंत्र के आधुनिक ये विचारक रहे थे। थॉमस कॉनवेल का जन्म हुआ था 1485 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था। वह एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1534 से लेकर 1540 तक इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के प्रधानमंत्री कार्य किया था, ठीक है। इंग्लैंड के ये थे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, राजा हेनरी अष्टम के रूप, ठीक है, राजा हेनरी अष्टम के यहाँ पर इन्होंने काम किया था। वह इंग्लैंड सुधारवाद का प्रबल समर्थक थे। सुधारवाद रिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको रिफॉर्मर कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पे रिफॉर्मर कौन कौन से हैं, राजा राम मोहन राय और चंद्र विद्यासागर तरह, अष्टम अष्टम के प्रधानमंत्री, ठीक है, यही है कौन, कॉमवेल, ठीक है, कॉमवेल है। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू सिद्धांतवादी के अधिकार इतिहासकार, एक उत्सुक पाठक तथा राजनीतिक व्यवस्था का चतुर विश्लेषण है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, कानून की आत्मा। कानून की आत्मा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो वह गौरवमय क्रांति के बाद स्थापित अंग्रेजी सरकार का महान प्रशासक थे। इस बात को मानते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सरकार अनुकूल होती है। जैसे जैसे अलग अलग परिस्थितियां होंगी, जैसे डिमांड होगा वैसे सप्लाई किया जाएगा, वैसे वैसे नए नए सरकार बनते रहेंगे, ठीक है। सरकार आएंगे तो अपने राज्य को नए नए तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो राजा भी बदलते रहता है, राज्य लेकिन नहीं बदलता, राज्य एक ही जगह पे रहता है, राजा बदलते रहते हैं और फिर राज्य के नियमों को बदला जाता है, राज्य के नियमों को बदला जाता है, लेकिन राज्य टोटली थोड़ी बदल जाएगा। आप यहाँ पर पूरे पढ़े लिखे हो, सब यहीं से है, तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह यहीं पे जन्म कर्म है, फिर यहाँ से अगर दूसरे राज्य में जाओगे तो दूसरे राज्य में दूसरा नियम कानून होगा, इस राज्य में दूसरा नियम कानून है, ठीक है। जैसे बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है ना, तो यूपी में जाकर कोनो पी के चला आता है, वहां पे नियम कानून क्या है, अलग है, यहाँ के नियम कानून अलग है। यहाँ बंगाल में भी कोनो आ जाता है पी के उधर चला जाता है। अच्छा, कोनो देशों से भी आ जाता है, बांग्लादेश से ये करके फान के होके आ जाएगा इधर तो बंगाल में, समझ में आ गया। जैसे देखो इन्होंने क्या किया है, जैसे विशाल देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस जैसे मध्य दर्जे के देश के लिए सीमित राजतंत्र और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश के लिए गणतंत्र उपयोगी होगा, ये बात कहा गया है। और हम लोग के देश में क्या है, रिपब्लिक है, हम लोग एक रिपब्लिक भारत है ना, गणतंत्र है। तो देखो कौन कौन से विशाल देशों के लिए, बड़े बड़े देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस जैसे मध्य दर्जे के देशों के लिए सीमित राजतंत्र, मतलब जितना हो सीमित हो उतना ही तक रहो। अब विशाल देशों के लिए देखना केवल एक ही जन को चुना जाता है राजा, वो कौन रहता है, प्रेसिडेंट रहता है,
अमेरिका का क्या होता है, अमेरिका में कौन ऐसे बैठा रहता है कि भाई तुम प्रधानमंत्री है, तुम वो है। यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कोनो खाद्य मंत्री है, कोई रेलवे मिनिस्टर है, कोई ऐसा है ना सब। लेकिन अमेरिका में क्या है, बोले कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही सब कुछ संभाल, ठीक है। वहाँ पे कोनो लड़ाई पीट कर, तो उसको छोड़ो, नॉर्थ कोरिया का किम पगला, जोन, क्या है? किम जोन, तो किम जोन भी कैसे है, देखो किम जोन जो है, वो देखना वहां पे निरंकुश शासन रखे हुए हैं अपने हिसाब से। जैसे शासन हम करेंगे, जैसे मेरा जैसा कोनो चूल कटा लिया उसका मुंडिया उड़ा देंगे, ठीक है, ऐसा है वहां पर। तो निरंकुश शासन है वहां पर, तो इसलिए वो छोटे दर्जे का है। वहां पे देखना गणतंत्र उपयोगी, गणतंत्र हम लोग भारत में एक छोटे देश से, मतलब ये देश क्या है, छोटा है, तो क्या कहते हैं, अरे भाई पृथ्वी से अगर देखो, पृथ्वी पर देखो तो भारत एक छोटा ही सा देश है, ठीक है। यहाँ पे बरसरते बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हर कोई, किसी गली में जाओगे तो कोई ना कोई प्रधान जी निकल जाएंगे, गली में जाओगे तो कोनो ना कोनो अपने आप को गुंडा मान लेगा कि हम गुंडा है, यहाँ के गुंडा राज चलेगा हमारा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विशाल देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस जैसे मध्य देशों के लिए क्या चीज, सीमित राजतंत्र, और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों के लिए गणतंत्र। उन्होंने न केवल लॉ के सीमित प्रभुता के सिद्धांत का समर्थन किया है, बल्कि वह भी बताया है कैसे शक्ति के पृथक्करण या नियंत्रण या फिर संतुलन के नियमों द्वारा प्राप्त किया जाए, ठीक है। क्रैश कोर्स चालू हो गया है ट्यूसडे, यानी आज से चालू हो गया है। आप लोग के जो छोटे भाई बहन होंगे उन लोग को बता दीजिएगा, केवल 2500, 2.5, ठीक है, 2.5 के में, वो भी और भी कम हो जाएगा बाद में। 2.5 के में आपका पूरा ये क्रैश कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। सुबह 11 बजे से चालू है, 1 बजे तक क्लास चल रहा है, ठीक है, और शाम को भी क्लास हो जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स चालू है, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे। यूट्यूब पे भी वीडियो रहेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहेगा, ठीक है। छोटे भाई बहन होंगे जिनका कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो क्या करना, बोल देना आ गया, वो लोग क्लास कर सकते।